मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 सभी विधानसभा में तैयारियां चल रही हैं। विधानसभा वार चर्चा कर रहे हैं। मऊगंज विधानसभा रीवा जिले की एक ऐसी विधानसभा है जो काफी चर्चा में रही है। चर्चा का कारण यह भी है, हाल ही में मऊगंज जिला बना है और जिला बनने के बाद मऊगंज विधानसभा का ये पहला चुनाव है। क्या कुछ है वहां के हालात, कैसी है विकास की स्थिति, क्या है जनता की मांग, सभी विषय पे चर्चा करेंगे। अपना पंच शो में हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे इस चर्चा में विशेषज्ञ प्रशांत कुमार जी। आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं और क्षेत्र में काफी जानकारी रखते हैं, क्षेत्र के विषय में, क्षेत्र के जो मुद्दे हैं उनमें। प्रशांत जी, स्वागत है आपका। जी जी, थैंक यू अखंड जी, बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही हमारे साथ हैं दीपेश्वर सिंह जी। आप रिसर्च स्कॉलर हैं और युवा मतदाता भी हैं। दीपेश्वर जी, आपका अपना पंच शो में स्वागत है। हमारे साथ संतोष मिश्रा जी हैं। संतोष मिश्रा जी अधिवक्ता हैं और मऊगंज क्षेत्र के निवासी हैं, वहां के वोटर हैं, उन स्थितियों पर नजर रखते हैं। संतोष जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। हम चर्चा की शुरुआत करेंगे दीपेश जी के साथ। दीपेश जी, आप रिसर्च स्कॉलर हैं, आप युवा मतदाता जी हाँ, बोलिए अखंड जी। क्षेत्र के विकास को कैसे देखते हैं आप? क्षेत्र में जो विकास हुआ है और जो कार्य किए गए हैं वो किस हद तक सार्थक रहे हैं या कितनी जरूरत अभी और है? क्या कहते हैं दीपेश जी? अखंड जी, जो सबसे बड़ी समस्या मऊगंज में है अभी तक, वहाँ पे शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, इनकी हालत बहुत ही खराब है। उनको दुरुस्त करने की जरूरत है। और जब से जिला बनने की घोषणा हुई है तब से अभी तक में तो कोई ऐसा बदलाव देखा नहीं जा रहा है। उसके पहले भी जो वहाँ की सड़कें हैं, सड़कों की जो हालात है वो बहुत ही बुरी है। जो कि मतलब बारिश के टाइम पे वहाँ पे जल भराव की समस्या होती है, तो सड़कों को दुरुस्त करने की बहुत ही जरूरत है। और वहाँ पे जो गांवों को कनेक्ट करने वाली सड़कें हैं उनके हालात भी बहुत अच्छे नहीं हैं। और वहाँ पे उनमें थोड़ा सा सुधार, थोड़ा क्या बहुत सुधार की जरूरत है। बाकी वहाँ पे जो महाविद्यालय है, महाविद्यालय का जो हालात है उनको भी दुरुस्त करने की जरूरत है। वहाँ पे एक गर्ल्स कॉलेज की जरूरत है, जो कि जिला बनने के बाद होना बहुत ही जरूरी है। बाकी वहाँ जो आपका अस्पताल है, अस्पताल में डॉक्टरों की कमी है। डॉक्टरों की कमी को सही करने की जरूरत है। बाकी जो वहाँ मेडिकल स्टाफ है, और साथ में वहाँ पे जो भी मरीज जाते हैं उनको सीधा सीधा उनको डायरेक्ट रीवा में रेफर कर दिया जाता है। तो मेरी यही ख्वाहिश है कि मऊगंज के जो स्वास्थ्य सुविधाएं उनको दुरुस्त किया जाए, जो कि वहाँ पे डॉक्टरों की संख्या को बढ़ाई जाए। अत्याधुनिक सुविधाएं, जो मशीन है, जो मेडिकल फैसिलिटीज है, उनको सही करने की बहुत जरूरत है। क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में लोग मऊगंज जिले में रहते हैं, तो अभी तक ऐसा होता है कि कभी अगर किसी के साथ अचानक से कोई बीमारी आ जाए और सडन उनको हॉस्पिटल में इलाज करवाना है, तो वो सही टाइम उनको सुविधाएं न मिलने से उनकी मृत्यु तक हो जाती है। कई ऐसे केसेस आए हैं जो कि मतलब बहुत ही मन को भयग्रस्त कर देते हैं। तो इसलिए सबसे जरूरी है कि वहाँ स्वास्थ्य सुविधाओं को बहुत ही बेहतर करने की जरूरत है। डॉक्टरों की संख्या है, इसके अलावा मेडिकल फैसिलिटीज है, जो अत्याधुनिक सुविधाएं हैं, अत्याधुनिक मशीन्स हैं, उनको लाने की जरूरत है। बाकी जो मेरी नजर में है, वहाँ के युवाओं को रोजगार की जो बहुत ही जरूरत है। क्योंकि वहाँ से बच्चे अपने स्कूलिंग करने के बाद या फिर कॉलेज करने के बाद रोजगार के लिए भटकते रहते हैं। उनको सही दिशा नहीं मिलती है, सही सुविधाएं नहीं मिलती हैं, प्रतिभा की कमी नहीं है। मऊगंज जिले में जो युवा हैं बहुत ही प्रतिभा है, बस उनको अच्छी सुविधाएं देने की जरूरत है। और इसके अलावा जो वहाँ पे प्रमुख जो समस्या शिक्षा के लिए वहाँ पे लोगों को बड़े शहरों पे निर्भर रहना पड़ता है। जैसे ही उनकी स्कूलिंग कंप्लीट होती है, 10th 12th, तो वो सीधे इंदौर, भोपाल
या दिल्ली बड़े शहर की ओर भागते हैं, क्योंकि वहाँ पे सुविधाएं हैं, फैसिलिटीज है, प्लेटफॉर्म है, और वहाँ पे उनके करने के लिए उनके सपने पूरे करने के लिए वो सारी सुविधाएं हैं, वो सारे प्लेटफॉर्म हैं जो कि एक युवा को जरूरत है। क्योंकि हर कोई अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन वहाँ यही एक बहुत बड़ी समस्या मऊ जिले में है कि वहाँ पे यूथ को एक सही दिशा, सही फैसिलिटी, एजुकेशन की, स्कूल्स, कॉलेज, सबको बेहतरीन करने की जरूरत है। बाकी सड़कों की हालात तो आप सभी ने देखे होंगे, बहुत ही बुरे हालात हैं। निकलना, अगर बारिश का मौसम हो, अगर वहां की सड़कों से गुजरना पड़े तो बहुत मुश्किल हालात होते हैं। ऐसा लगता है कि हम कितने ही इंटीरियर एरिया में आ गए हैं। जो वहाँ का आप समझिए कि जितनी भी मऊगंज जिले को, मऊगंज शहर को जोड़ने वाली सड़कें हैं, वो सारे बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत ही बुरे हालात में है, और उनमें बहुत सारे गड्ढे हैं। उनको ना तो पूर्व जो जनप्रतिनिधि है या अभी वर्तमान में, उन सभी ने, किसी ने अपनी तरफ से कोई प्रयास नहीं किया। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये सारी चीजें मऊगंज जिले में होनी चाहिए। और बाकी तो ये सबसे जरूरी जो चीजें हैं, रोटी कपड़ा मकान, जो आधारभूत जरूरत इंसान के जीने के लिए होती है, वैसे ही ये आपका शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, ये मूलभूत आवश्यकता है वहाँ के जनता के लिए, वहाँ के युवा के लिए। जी दीपेश जी, आपने अपनी बात रखी है। यहाँ पर हम चलेंगे संतोष मिश्रा जी के पास। आप अधिवक्ता भी हैं और क्षेत्र में जो स्थिति है उसको देख रहे हैं। संतोष जी, कैसे देखते हैं आप मऊगंज के विकास को? कितना हुआ है और कितनी जरूरत है अभी? विकास के मामले में तो मऊगंज बहुत पिछड़ा है, ये बात तो एकदम सही है, इसमें कहीं दो राय नहीं। उसके लिए, विकास के लिए जो आधारभूत ढांचा होना चाहिए वो मऊगंज के पास नहीं। अब जब से जिला बन गया है मऊगंज, तब से नई परिकल्पनाओं के साथ मऊगंज को देखने की ललक लोगों में आ गई, और ये जिले का जो स्वरूप है इसको बनने में समय लगेगा। मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है उसमें थोड़ा सा भी समय लगने की संभावना है। लेकिन फिर भी मऊगंज विधानसभा ये सारे मामलों में, अभी जो प्रशांत जी कह रहे थे, सारे मामलों में पिछड़ा हुआ। शिक्षा का भी यहाँ पर स्तर अच्छा नहीं है, इसमें दो राय नहीं है। शिक्षा के लिए अच्छे स्कूल चाहिए, अच्छे कॉलेजेस चाहिए, और स्वास्थ्य के लिए भी थोड़ा सा अपग्रेड हुआ है, सीएचसी हॉस्पिटल से सिविल हॉस्पिटल हुआ है। लेकिन अब जब तक जिले का जिला अस्पताल हो जाए यहाँ पे, और जिला अभी कह रहे थे कि डिग्री कॉलेज कन्याओं का नहीं है, वो भी एक बड़ी समस्या। यहाँ पर महाविद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या, मतलब ऐसा है कि छात्राओं की संख्या करीब गुना है और छात्रों की संख्या कम है, तो उनके लिए भी सुविधा है। लेकिन ये सारा स्वरूप चुनाव के पहले जिला बना है। 4 मार्च को मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया और ये इसका लागू हुआ 15 अगस्त 2020 जिले का मतलब स्वरूप यहाँ पर आया। अभी भी कलेक्टर महोदय यहाँ पर बैठते हैं, पुलिस अधीक्षक महोदय, लेकिन जो सारे सिस्टम होने चाहिए जिले के लिए वो सब यहाँ पर अभी नहीं है। वो रीवा से ही सभी विभाग संचालित हो रहे हैं, रीवा के ही अधिकारी कर्मचारी रीवा में रह करके मऊगंज का काम देखते हैं। तो अब जब से यहाँ पर अभी काम शुरू हुआ तो मूलभूत समस्याएं अभी यहाँ मऊगंज विधानसभा में बिल्कुल विद्यमान, इसमें कहीं दो राय नहीं है। और इसको दूर करने के लिए अभी काफी प्रयास करने होंगे। और सड़क की स्थिति अभी बाहर में बन तो सौंदर्यीकरण जो नगर का है उसकी सड़क नहीं बनते हुए जो समस्याएं लोगों को आ रही है वो बहुत ज्यादा जटिल समस्या है। अब उसके लिए विकल्प क्या है? एक छोटा सा मतलब मार्ग है जो शहर के मुख्य मार्ग से गुजरता है, उस पर काम लग गया, बाहर वाहन जाते हैं, लोगों को भी आने जाने में सुविधा होती है। और यहाँ अभी जो पूरे विधानसभा की स्थिति है, पीने के पानी की यहाँ पर बहुत बड़ी समस्या हो जाती है पूरे विधानसभा। तो पहला तो आवश्यकता है कि आजादी के इतने सालों बाद यदि हम हर घर को पीने का शुद्ध पानी नहीं दे पा रहे हैं
तो ये एक लोगों की बहुत माने एक कमी है यहाँ पर, जो जिम्मेदार। अभी यहाँ पर संतोष जी ने अपनी बात रखी है। उनका कहना रहा है कि आजादी के इतने सालों बाद भी मऊगंज मूलभूत आवश्यकताओं के लिए, मूलभूत सुविधाओं के लिए अभी भी मऊगंज संघर्ष कर रहा है। एक आपसे बात ये कह रहे हैं कि पीने की पानी सबसे प्राथमिकता होता है। बीमार व्यक्ति को भी पीने का शुद्ध पानी चाहिए, और स्वस्थ है तो उसको भी चाहिए। तो जो पानी आ रहा है, जो पानी सप्लाई होता है लोगों को मिलता है, वो शुद्ध पानी नहीं मिलता। मीठे जल के नाम पर कैसे कैसे पानी यहाँ पर सप्लाई होता है, वो उसका एहसास करते हैं। तो ये बुनियादी समस्या अभी भी मऊगंज पूरा विधानसभा ग्रसित है, इन समस्याओं से ग्रसित है। समस्याओं से अभी निजात इसको, इसलिए बहुत कुछ काम करना है अभी मऊगंज के। अब जिले का दर्जा मिला है, अब विश्वास है कि आगे 2 पंचवर्षीय में इसमें भी कुछ नया बजट आएगा। और अभी प्रधान जी भी कह रहे थे, रोजगार की बहुत बड़ी समस्या है मऊगंज में। बेरोजगारी के तो इतना आलम है कि हमारे यहाँ के बच्चे सब सूरत में, नागपुर में, बम्बई में, मुंबई में, दिल्ली में कहाँ रहते हैं अपना परिवार छोड़ के, क्योंकि उनको काम नहीं है यहाँ पर। एक बहुत विकराल ये इस जिले में भी माने सरकार, जो भी सरकार चले, जो भी प्रतिनिधियां हैं, ये यहाँ की आम जिंदगी की समस्याएं हैं। यहाँ पर उद्योग लगने चाहिए, और उद्योग जब लगेगा तो थोड़ा बहुत यहाँ के स्थानीय लोगों को भी काम मिलेगा। नहीं मिलेगा टेक्निकल काम, तो कम से कम फैक्ट्री के बाहर यदि एक समोसे भी बेचेंगे, चाय भी बेचेंगे, तो घर पर तो रह सकते हैं। तो ये एक बड़ा बुनियादी बदलाव की आवश्यकता है अभी मऊगंज सभा। तो जहां तक ये सारी आवश्यकताएं हैं, अभी आपकी जिला जो अलग हुआ है हमसे, वहां से अलग होने के बाद अभावग्रस्त क्षेत्र अभी भी है। अभी इसका अभाव सारी कुछ भरपाई इसकी नहीं हो पाई है। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ पर अभी काफी कुछ काम करने की आवश्यकता है। सारी समस्याओं का यहाँ पर अभी ढांचा तैयार करना पड़ेगा, और लोगों को अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क, पानी, बिजली ये सब मिलनी चाहिए। यही आदि समस्या, यही इन्हीं पर सरकार के लोगों को, प्रतिनिधियों को काम करना चाहिए। और विधानसभा में कोई बड़ा काम नहीं हो, जिला बना है इसके लिए भाई, मैंने जिले का काम हुआ है। ये एक बहुत लंबे अंतराल के बाद हम लोगों का एक बहुत 2007 से मिशन चल रहा था जिले की मांग के लिए। तो ये जो जिले का सौगात दिया प्रदेश की सरकार ने, ये निश्चित रूप से अब नए मऊगंज की शुरुआत होने का समय आता है। और जब अभी नया मऊगंज जब बनेगा, तब फिर वो सारी कंपटीशन, स्पर्धा में कहीं खड़ा हो सकता है, चाहे हमारी प्रतिभाएं हों, चाहे सारे मामले हों, हमारे नौजवानों हो, तो उसमें हमारे लिए बुनियादी सुविधाएं, मतलब शिक्षा, ये सारी मजबूत हो जाएगी, तब हम जाकर के कहीं भी स्पर्धा में खड़े हो। और अभी इस स्पर्धा में खड़े होने के लिए मऊगंज विधानसभा के क्योंकि स्थिति से गुजर रहे हैं कि अपनी भौतिक सुविधाओं के लिए ही भटकते रहते लोग। तो ये सारी चीजों पर होना चाहिए सरकार के लोगों को भी, हमारे प्रतिनिधियों को इन सारी चीजों का मंथन और चिंतन होना चाहिए, मैं ऐसा मानता हूँ। और बहुत सारी योजनाएं भी सुनने में आ रही हैं कि बाणसागर का पानी आ रहा है, मऊगंज के खेत में जाएगा, मऊगंज के लोगों पर जाएगा। यदि पानी आ जाएगा तो एक बहुत बड़ा मतलब विकास का यहाँ पर अध्याय शुरू हो। पानी इस पूरे मऊगंज विधानसभा के लिए पानी एक बहुत बढ़िया। संतोष जी ने अपनी बात रखी है यहाँ पर। और मऊगंज जिला बना है और अभी वहां जरूरतें जो है, मूलभूत आवश्यकताएं लोगों की, उसके लिए कार्य होने की जरूरत है, उसकी आवश्यकता है। उन्होंने अपनी बात रखी है। प्रशांत जी के पास चलेंगे। प्रशांत कुमार जी, आप लगातार सामाजिक क्षेत्र में सक्रिय रहते हैं, आप देख रहे हैं। यदि हम बात करें गांव की, जो गांव है मऊगंज विधानसभा क्षेत्र के, उनमें क्या स्थितियां हैं? जैसे शहरी क्षेत्र की ही स्थिति अभी ठीक नहीं है। दीपेश जी ने अपनी बात रखी, संतोष जी ने अपनी बात रखी है। गांव की जो स्थितियां हैं, गांव के जो हालात हैं, तो क्या कहते हैं आप कि विकास का जो मानक है या विकास का जो
दृश्य है वो गांव वाले कैसे देख रहे हैं, किस स्थिति में जी रहे हैं? अखंड जी, जैसे सबसे पहले अगर विकास की बात करते हैं, तो सबसे पहले तो मेरी नज़र मऊगंज से, अगर वहाँ से शुरू करते हैं तो निश्चित ही अगर कोई भी आम आदमी होता है तो जब भी विकास की बात करता है तो फिजिकल डेवलपमेंट उसकी नज़र में सबसे पहला आता है। तो हम सबसे पहले जो फिजिकल डेवलपमेंट देखते हैं, चाहे वो रोड का स्ट्रक्चर हो, बिल्डिंग का स्ट्रक्चर हो या लोगों का रहन सहन का स्ट्रक्चर हो, कैसे सुधरा है, तो उसमें तो ऐसी कोई खास ग्रोथ नहीं दिखती। और हम कब तक अपनी इन मूलभूत आवश्यकताओं में, जैसे रोटी कपड़ा मकान, अगर इससे हम नहीं उबर पाएंगे तो हम क्या डेवलप करेंगे? हम अपनी बुनियादी चीज़ों में ही सुधार नहीं ला पा रहे। तो खासकर जो मऊगंज का आसपास का जो ग्रामीण एरिया है, जो आप विकास की बात करते हैं, वहाँ तो आज भी एजुकेशन को लेके और रास्तों को लेके इतना विवाद है। गाँवों में चले जाएँ आप, बहुत सारे ऐसे गाँव के आज भी कच्ची सड़कें हैं और जल के जो स्रोत हैं उन पे कोई काम नहीं हो रहा। संतोष जी ने बहुत अच्छी बात कही कि किस तरह से अगर अब डेवलप की बात करते हैं तो सबसे बेसिक चीज आती है वाटर रिसोर्सेस। तो किस तरह से वाटर के जो रिसोर्सेस है, अगर उन पर हमारा कोई कंसंट्रेशन, कोई फोकस नहीं है, उस पर भी गवर्नमेंट के नुमाइंदों ने बहुत कम काम किया है, मतलब कहें तो ना के बराबर। तो वो एक बेसिक चीज है, तो उस पे भी मतलब छोटी छोटी चीजें। और जैसे ले ले बहुत, जैसे हमारी एक्टिविटी में हम लोगों ने कुछ कुछ वृक्षारोपण की भी काम किए हैं आसपास के जो रकरी गांव है और आसपास कुछ इलाके हैं। तो इस तरह के अभियान चलाने की जरूरत है कि हम सबसे पहले कुछ बचाने की कोशिश करें, तब तो विकास होगा। और विकास की बात करें तो वहां तो जब मऊगंज नगर में ही अभी कुछ स्ट्रक्चर इतना बिखरा पड़ा हुआ है कि कुछ भी हमें समझ में नहीं आता कि आखिर होने क्या वाला है। मुझे तो लगता है ये घोषणाओं का एक तरह से वो चल रहा है, जितनी भी पार्टियां हैं जो भी हैं, तो वो आजकल लोग जो भी आ रहे हैं तो मतलब एकदम ऐसी ओपन पॉलिटिक्स हो गई है कि एक तरह से आम आदमी समझता भी है, जानता भी है, लेकिन वो मजबूर है कि मुझे कुछ ना कुछ तो चुनना ही है। तो एक आदमी फंसा हुआ, ट्रैप्ड सा महसूस करता है। मैं अपनी बात को स्पष्ट तरीके से कहूं तो ऐसा है कि आज मऊगंज का जो भी वासी है, जो भी जो जिला बनने से घोषित हो गया है कि हम अब मऊगंज जिले में हैं, तो वो अपना फिजिकल डेवलपमेंट देखना चाहता है कि मेरे जिले में ये होना चाहिए और मेरे क्षेत्र में अभी तक मेरे गांव में नहीं हुआ। तो ऐसी उम्मीद लगा के बैठ गया है वो। जो सही बात कह रहे थे संतोष जी की, अब उसका जो परिकल्पना का जो दृश्य है वो विस्तृत हो गया है, उसने विस्तार कर लिया है कि अब ये होगा। लेकिन मुझे तो लगता है कि ये इतने सालों में नहीं हुआ और बातें चली आ रही, तो कैसे होगा और क्या होगा ये तो इसके बारे में कहना बहुत मुश्किल है। और बहुत ही बिखरा है, गांवों में भी आसपास बहुत ही बिखरा हुआ है। प्रशांत जी, आपने दो बातें अपनी रखी हैं, जो उनमें से एक तो ये है कि घोषणाएं जो हो रही हैं, जी, घोषणाओं की बात आपने की है, और जो विकास की स्थिति है मऊगंज की, और मऊगंज के साथ हम पूरे विंध्य की ही बात करें यदि, तो ये जो स्थिति है, यदि हम प्रदेश को देखें, अभी हाल ही में हमारे यहाँ चुनाव होने हैं, मतदान होना है, और उसकी तैयारियां भी चल रही जनप्रतिनिधि क्षेत्र में है। तो यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है कि लगातार प्रदेश में एक ही दल की सत्ता रही है 20 वर्ष से, कुछ महीने छोड़ दे दी, उसके बाद भी यदि क्षेत्र में विकास की ये स्थिति है तो वो प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है जो हमारे नेतृत्व करता है उन पे भी। मऊगंज को एक सौगात जरूर मिली जिले के रूप में, लेकिन जिला बनने के साथ ही उसमें सुविधाएं भी होनी चाहिए, अन्य स्थितियां जो है वो सुधरनी चाहिए। और अभी तीनों हमारे जो वक्ता है उनकी बात से ये निकल रहा है कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनकी, उसी के लिए मऊगंज विधानसभा क्षेत्र अभी भी प्रयासरत है कि उसे कैसे वो मिल जाए, कैसे वो स्थिति पूरी हो जाए। दीपेश जी ने बात रखी थी स्वास्थ्य की। आप सोचिए, एक जिला मुख्यालय होने के बाद भी यदि स्वास्थ्य सेवाओं के लिए उसे दूसरे जिले में जाना पड़े, हालांकि व्यवस्था तो ऐसी होनी चाहिए कि विधानसभा क्षेत्र से ही बाहर न जाना पड़े, अपने ब्लॉक मुख्यालय से बाहर न जाना पड़े, लेकिन स्वास्थ्य की ये स्थिति है कि आपको 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। यदि हम हनुमाना क्षेत्र की बात करें जो अंत में है, लोग उनको 100 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय करना होता है। यदि गंभीर स्थिति हो तो ऐसे में मरीज क्या करे। ये जो स्थितियां हैं, इसमें जो जिम्मेदार लोग हैं उनके दायित्व पे प्रश्न उठता है। कैसे देखते हैं प्रशांत जी आप इसे? पूरी तरह से अगर बात करें तो इसके लिए जो भी हमारे नेतृत्व करता रहे हैं,
जो भी चाहे अगर मऊगंज की बात करें तो मऊगंज के जो अभी तक नेतृत्व करता रहे पिछले 5 सालों में, उनको लेके भी एक बड़ा प्रश्न उठता है कि किस तरह से अगर हाल ही में देखें तो उनकी पार्टी में उनको टिकट को लेके विरोध था, और जिस तरह का विरोध था तो लोगों ने एक तरह से एक प्रश्न चिन्ह भी खड़ा, उनके मन में संदेह भी था कि क्या होने वाला है क्या नहीं। लेकिन ये जो क्लासिफिकेशन की पॉलिटिक्स है, इससे लोगों को छुटकारा पाना होगा कि मतलब कि किसी भी एक क्लास को देख के अब हम इस तरफ जाना चाहते हैं, इस तरफ वोटर्स ज्यादा हैं, तो इसकी राजनीति से आम आदमी को, हमको और हमारे संतोष जी और जो भी जैसे हम और आप जैसे एक कॉमन आदमी को ये समझना होगा कि हमें एक ऐसी आवाज को चुनना होगा जो हमारे लिए लड़े, जो हमारे लिए खड़ा हो, और एक ऐसे नेतृत्व को सामने लाना होगा जो फिजिकल डेवलपमेंट से लेके हर तरह के डेवलपमेंट की बात करे और आगे आए उसके लिए। तो ये सबसे अहम मुद्दा है। और दूसरी बात ये भी समझ में आती है कि अब तक जितने भी नेतृत्व करता रहे हैं, तो उनमें से ज्यादातर लोगों ने ऐसी घोषणाओं के माध्यम से विकास ज्यादा किया है और अपने नेतृत्वकर्ता ऊपरी सरदारों को खुश करने के लिए काम किया हो, और इस तरह के स्ट्रक्चर में तो कहीं वो नजर नहीं आता कि एक ऐसे जिस तरह की का विकास की बात हम बार बार कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि, तो वो तो बिल्कुल भी नजर नहीं आता है। प्रशांत जी, आपने एक बात अपनी कही है जिसमें ये निकल के आया कि मऊगंज में जो प्रत्याशी रहे हैं, जो प्रत्याशी चयन हुआ है, उस पे भी प्रश्न चिन्ह उठते रहे। जो मऊगंज का प्रत्याशी चयन रहा है उस पे पार्टी के ही लोगों ने, जिस दल जो सत्ताधारी दल है उसी के लोगों ने शुरुआत में विरोध किया। और ऐसी स्थिति में यदि देखें तो मऊगंज से एक बात और निकल के आती है कई बार। दीपेश जी से भी मैं चाहूंगा कि इस बात पे वो अपनी जो भी उनके विचार हैं वो रखेंगे कि मऊगंज जो विधानसभा है वो बाहरी प्रत्याशी जो हैं, जो बाहर से आए हुए प्रत्याशी हैं, उन पे ज्यादा विश्वास दिखाता है। क्षेत्रीय अपने जो प्रतिनिधि होते हैं वो किसी भी पार्टी किसी भी दल के हों, उनमें कम विश्वास दिखाता है। कहीं उसके पिछड़े होने का ये कारण तो नहीं है? कैसे देखते हैं दीपेश जी इसको? अखंड जी, आप बिल्कुल बिल्कुल 100% सही बात कर रहे हैं, क्योंकि बाहरी जो भी कैंडिडेट आता है उसको सारे लोग क्या कह सकते हैं, जो मऊगंज की राजनीति का सबसे पिछड़ेपन का कारण है वो है जातिवाद। सबसे जो महत्वपूर्ण बात कह सकते हैं, सबसे बड़ी समस्या यही है कि लोगों को जाति से, कास्ट से ऊपर उठकर वोट करने की जरूरत है, एक सही कैंडिडेट को जो कि हमारे जो क्षेत्र का विकास कर सके और जो प्रतिबद्ध हो कि काम करने के लिए, ना कि एकदम से राजनीतिक हथकंडे अपनाकर। देखा जाता है कि जब भी चुनाव आते हैं वो जितने भी तरीके से राजनीतिक हथकंडे हो सकते हैं, जनता को बहलाते फुसलाते हैं, तरह तरह के वादे करते हैं, घोषणाएं करते हैं, लोगों के बीच में जाके नतमस्तक हो जाते हैं, लेकिन वो जमीनी स्तर पे उसमें से 5% भी काम नहीं हो पाता है। और उसकी वजह जनप्रतिनिधि के साथ साथ जनता भी दोषी है। और मेरी यही दरख्वास्त है सभी जनता से और सबको मिलके एक सही, जैसा प्रशांत जी ने कहा कि एक सही कैंडिडेट को हमें जिताने की जरूरत है, जो क्षेत्र का विकास करने के लिए पूरी तरीके से अपने आप को झोंक दे। ऐसा बहुत कम नेताओं में हो पाता है। तो मैं बस यही जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि जाति से ऊपर उठकर वोट करने की जरूरत है। और हमारा हित, हर कोई स्वार्थी होता है अपने काम को लेके, अपनी चीजों को लेके, अपने सपनों को लेके। तो वैसे ही वहां की जनता को अपने स्वार्थ को देखना चाहिए कि भाई ये हम इसे जिता रहे हैं तो ये हमारे क्षेत्र का विकास करेगा नहीं करेगा, हमारी जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसको समझेगा अपना, मतलब कह सकते हैं कि ये जो नेता। जी हाँ, जी हाँ दीपेश्वर जी, एक सवाल आपसे और है। आप युवा मतदाता भी हैं, रिसर्च स्कॉलर हैं। जो रोजगार जी के जी, अवसर बिल्कुल हैं, बिल्कुल। रोजगार के जी हाँ, अवसर है, उन पे हम बात करेंगे कि सरकार कई बार ये कहती है, जो सत्ताधारी दल होता है वो ये कहता है कि हमारे पास बजट की कमी है, लेकिन जब घोषणाओं के नंबर आते हैं
और जो हाल जी ही में हाँ, आप देख रहे हैं कि चुनावी वर्ष में जितनी घोषणाएं हुई हैं उनके लिए भी बजट है, जी तो हाँ। युवा वर्ग जो है उसके रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए क्यों बजट घट जाता है और क्यों जो घोषणाएं हैं वो धरातल स्तर पर जो है वो वास्तविक स्तर पर सही ढंग से नहीं देखी जा रही है और उनका लाभ लोगों को नहीं मिल पा रहा है। आप क्या सोचते हैं इस पर? जी अटल जी, एक्चुअली इसका जो मेन कह सकते हैं कारण है कि जब चुनाव आता है तो बस घोषणाएं होती हैं, अनाउंसमेंट होती है कई सारे चीजों का, लेकिन वो जमीनी स्तर पे उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है। लोग बड़े बड़े वादे करके जनता जनता के वोट को हथियाने की कोशिश करते हैं। उसमें सारे लोग जिम्मेदार हैं, जो भी जनप्रतिनिधि हैं, शासन प्रशासन जितने भी लोग हैं, सबको मिलके इस विकास की लहर को आगे बढ़ाना होगा। जहां तक मैं समझता हूं तो इसका एक ही जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है वो मेन सही कैंडिडेट का चुना न जाना, जो कि जनता को ये सोचना चाहिए कि भाई हमें एक सही कैंडिडेट को चुनना बहुत ही जरूरी है, जो कि समस्याओं को दूर करे और जो वहाँ की मूलभूत आवश्यकताएं, बुनियादी जरूरतें हैं, उसको दुरुस्त करे। तो मेन यही जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है, घोषणाएं ना करें, उसको इम्प्लीमेंटेशन करें, मैं ये चाहता हूँ। जी दीपेश जी, हम आपके पास फिर से लौट के आएंगे। इस बीच जी जो हाँ। हमारे दर्शक कार्यक्रम देख रहे हैं, यदि उनका भी कोई सुझाव, उनकी कोई बात है कार्यक्रम से जुड़ी हुई, वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। साथ ही अपने क्षेत्र की बात कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप अपनी बात कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, वो आवश्यक होगी क्षेत्र के लिए, आपके लिए, तो हम उसे कार्यक्रम में जरूर शामिल करेंगे। साथ ही आप चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि इस चर्चा को, बिंद की आवाज को आप जहां तक पहुंचाएंगे उतनी मजबूती से इन मुद्दों पे कार्य होगा। प्रशांत जी जी अभी जो चर्चा चल रही है युवाओं से जुड़ी हुई, क्योंकि आप सामाजिक क्षेत्र में सक्रिय हैं और आप लगातार क्षेत्र जी को देख रहे हैं, क्षेत्र की जो स्थितियां हैं उनको देख रहे हैं, जी उनमें जो धरातल में कार्य होना चाहिए, जी एक विकास का सही मानक है। और यहाँ युवाओं की चर्चा चली थी, आप भी युवा वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो जी युवाओं के लिए सरकार क्या सोच रही है, क्या उसकी योजना है, उस पे आपका क्या कहना है? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि युवाओं के लिए क्या सोच रही, तो मैं तो ये समझता हूँ कि कुछ भी नहीं सोच रही है। अभी जो वर्तमान स्थिति है, वो ऐसा लग रहा है कि सिर्फ़ घोषणाओं की सरकार चल रही है, कि मैं ये हम्म, घोषणा कर रहा हूँ, जो विपक्ष में बैठे हुए लोग हैं, वो कहते हैं कि इसके अगेंस्ट और इसके विरोध में मेरी बराबर की घोषणा ये है। तो हम्म, युवाओं के लिए खासकर क्या हो रहा है, देखिए जितनी भी भर्तियाँ निकलती हैं, चाहे हाल ही का ले लें पटवारी भर्ती घोटाला, सामने है, बहुत दूर हमें नहीं जाना है। तो किस तरह की नीतियाँ हैं, किस तरह की गवर्नमेंट की पॉलिसियाँ हैं, ये साफ है कि उसके पास पैसा चुनावी पॉलिटिक्स के लिए, अपनी पॉलिटिक्स के लिए तो है, लेकिन युवाओं को रोजगार देने के लिए ऐसी कोई ठोस पॉलिसी, ऐसा कोई ठोस कदम अभी तक उठा नहीं। इतने साल से अगर पिछले कुछ सालों में हम जाए तो पीएससी की जो वैकेंसी निकलती है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की, उस पर भी कई बार डेट पोस्टपोन होती रहती है, एग्जाम की ले लें, पिछले कई सालों से साक्षात्कार भी नहीं हुए। तो जो बेसिक बेसिक और ऐसी छोटी मोटी नौकरियों के तो लाले ही पड़ गए हैं, कि ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश में जो कोई अभी हाल ही में पिछले कल परसों चंद्र ग्रहण था, वो चंद्र ग्रहण अभी भी लगा हुआ है। तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है रोजगार का और एम्प्लॉयमेंट का, खासकर पूरे मध्य प्रदेश में लेके बात करें तो ये तो सरकार की नीतियां जी, बिल्कुल फेल समझ में आती हैं। और जो भी आप मेरा मेरा मेरी अभी बात पूरी नहीं हुई, मैं अपनी बात पूरी करना चाहूंगा। और जो भी वैकेंसीज भर्ती अच्छे अच्छे लेवल पे हम बात करते हैं, और कि जिस तरह से ले लें कि विश्वविद्यालयों में भर्ती कुछ पिछले कुछ सालों में असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती हुई, वहां भी खुलेआम आम आदमी को पता चलता है कि किस तरह से भर्तियां हुई हैं। तो एक पारदर्शिता की जरूरत है कि गवर्नमेंट के पास ऐसी ठोस पॉलिसी और ऐसी गवर्नमेंट हो जो मतलब एक आम आदमी भी उनसे सवाल कर सके, पूछ सके, और पारदर्शिता वो सच्चाई के साथ देख सके। और ऐसा कुछ होना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। ये मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि युवाओं के लिए ऐसा कोई भी ठोस कदम, ठोस पॉलिसी, रोजगार, ऐसा कुछ भी अभी तक कर नहीं पाई है गवर्नमेंट। जी प्रशांत जी ने कहा है कि युवाओं के जो मामले हैं, युवाओं का जो भविष्य है, उसमें ग्रहण लगा हुआ है, उसमें जो प्रयास होने चाहिए वो प्रयास हो नहीं पाए हैं। संतोष जी के पास चलेंगे हम। संतोष जी,
युवाओं का मामला हो, रोजगार का मामला हो जी। या क्षेत्र के भविष्य का मामला हो, कैसे देखते हैं आपकी क्या समस्या, क्या वो अवरोध है, किस कारण से ये नहीं हो पा रहा है, कैसे देखते हैं आप? नहीं, ये सारे मामले में यदि हम मऊगंज की बात करें, मऊगंज विधानसभा से आपने कहा मैंने चर्चा करनी, तो मैं समझता हूं कि मऊगंज विधानसभा पर केंद्रित होना जाना जरूरी है। प्रदेश की राजनीति और देश की राजनीति पर तो अन्य अवसरों पर हो जाएगी। मऊगंज में अभी हमारे दिग्विजय जी कह रहे थे कि कौन से प्रतिनिधियों को जो स्थानीय थे, बाहरी थे, ऐसा करके जिताया, और सब मऊगंज की जनता ने लगभग सभी पार्टियों को जिताया, निर्दलीय को जिताया। 1972 में डॉक्टर रामधनी निर्दलीय जीते थे, 1968 में मथुरिया जी, जगदीश मथुरिया निर्दलीय जीते थे, फिर 85 में भारतीय जनता पार्टी से जीते। प्रशांत जी, मऊगंज विधानसभा की हम चर्चा कर रहे हैं, मऊगंज क्षेत्र के विकास की चर्चा कर रहे हैं, वहां क्या कार्य हुए, क्या कार्य नहीं हुए, इनमें आपने अपनी बात रखी है, हमारे साथ संतोष जी रहे, संतोष जी ने बात रखी है, दिपेश जी ने बात रखी है। यदि हम पूरी समग्र चर्चा में एक सुझाव की बात करें कि जो युवाओं की तरफ से एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में सुझाव कैसे देखते हैं आपकी मऊगंज का जो विकास है उसमें क्या और जरूरत है, कैसे होना चाहिए वो कार्य, और एक मतदाता के रूप में क्या जिम्मेदारियां हैं हमारी? सबसे पहले एक मतदाता के रूप में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ये है कि हम अवेयर हों कि हमें मतदान करना है, और ऐसे अवेयर हों कि हम क्लासिफिकेशन की पॉलिटिक्स से बचें। मेरा मतलब है कि हम एक ऐसे नेता और ऐसे नेतृत्वकर्ता को चुनें जो मऊगंज की आवाज़ हो। और दीपेश्वर ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि मऊगंज की ज़मीन की आवाज़। एक ऐसे नेता की और एक ऐसे नेतृत्वकर्ता की आवाज़ को हमें चुनना है जो उस ज़मीन का आदमी हो। मेरा समझना ये है कि जो ज़मीन का आदमी होता है, जो जहाँ का आदमी होता है, वहाँ की खुशबू, उसकी मिट्टी की खुशबू को ज़्यादा पहचानता है, और वो ज़्यादा लोग यकीन भी करते हैं, और वो ज़्यादा अच्छे से काम कर सकता है। और विकास की बात तो अभी कुछ नहीं, अभी बहुत कुछ होना है। उसके मूलभूत स्ट्रक्चर में ही चले जाएं, है ना? मूलभूत स्ट्रक्चर की बात करें, सबसे पहले तो रोड का आ जाता है, बिजली, पानी, ये सारी चीजें। और जो दूसरा स्ट्रक्चर आता है वो पानी का, कि आने आने वाले कुछ ही दिनों में हमें सबसे जो हमारी अहम आवश्यकता है वो है पानी की। इसकी समस्या को दूर करना होगा, इसके लिए सबसे बड़ा प्रयास करना होगा। और युवाओं को खासकर इसमें भूमिका निभानी होगी कि वो तो जागरूक हो जाएं कि क्लासिफिकेशन की राजनीति किस लिए नहीं, कि हमें अब ये छोड़ देना है कि हम इस सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, हमें यहाँ जाना है, हमें वहाँ नहीं जाना। जब तक हम इसके बारे में अवेयर नहीं हो पाएंगे तो हमारा डेवलपमेंट यानी हमारा विकास कहीं ना कहीं अवरोधित होगा, मुझे ये लगता है। तो हमें सबसे पहले जागरूक होने की जरूरत है कि हमारा विकास, हमारे क्षेत्र का विकास तभी संभव है जब हम पूरी तरह से जागरूक होंगे। और जागरूक होने का मतलब है पूरी तरह से हम मूलभूत चीजों को समझें और अपनी बातों को और क्लासिफिकेशन के पॉलिटिक्स से बचें, और एक ऐसे नेतृत्वकर्ता को लेके आए जो सच में लगता है कि हमें ये कुछ कर सकते हैं और कुछ हो सकता है ऐसा। प्रशांत जी ने अपनी बात रखी है, एक मतदाता के तौर पर, एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उन सबका आकलन करके उन्होंने अपनी बात कही है। और निश्चित ही जो मतदाता है उसे जागरूक होना होगा अपना प्रतिनिधि चुनने में, और साथ ही जो हमारा मत है उसका क्या महत्व है ये हमें याद रखना होगा। हमारे क्षेत्र के मूल मुद्दे क्या हैं, हमारे बच्चों का भविष्य किसमें है, ये सारी बातें याद रखनी होंगी। क्योंकि जो क्षणिक प्रलोभन है, क्षणिक वादे हैं, उनमें ना फंस के जो आपके भविष्य के लिए हितकर है उसमें ध्यान देना होगा। और जब हम इन बातों का ध्यान रखेंगे तो निश्चित ही हमारे क्षेत्र का और हमारे प्रदेश का विकास होगा, और इस विकास में हम सहयोगी होंगे। अपना पंच शो में हमारे साथ आज प्रशांत जी जुड़े। प्रशांत जी आपका धन्यवाद। हमारे साथ दीपेश जी रहे, उनका धन्यवाद। हमारे साथ संतोष जी रहे, उनका भी धन्यवाद। साथ ही जो दर्शक ये कार्यक्रम देख रहे हैं वो अपने विचार, जो उनकी बातें हैं वो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ ही चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक विंध्य की आवाज को पहुंचाएं। ये आवाज जितनी दूर तक पहुंचेगी उतनी मजबूती से, उतनी तीव्र गति से विकास के जो मानक है उनमें सुधार होगा, विंध्य विकास की ओर तीव्र गति से बढ़ेगा। अपना पंच शो में आज के लिए इतना ही।
कल मिलेंगे नए विषय के साथ, जो होगा विंध्य के लिए महत्वपूर्ण, आपके लिए महत्वपूर्ण। तब तक के लिए जुड़े रहिए विंध्य फर्स्ट के साथ। नमस्कार।